चलिए बेटा, तो बेटा लास्ट क्लास में जैसा आपको याद है हम लोग अपना मनी मार्केट टॉपिक कर रहे थे, राइट। लास्ट क्लास हमने क्या करा था, मनी मार्केट। मनी मार्केट में हमने एक सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट करा था विच इज कॉल्ड मनी सप्लाई। एक बार मैं जल्दी से लास्ट क्लास तक को रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। बेटा सबसे पहले मनी मार्केट में हमने मनी का मीनिंग करा था कि मनी होती क्या है, मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स और मनी के फंक्शन करे थे। उसके बाद हमने करा था मेन कॉन्सेप्ट विच इज डिमांड फॉर मनी की थ्योरीज। तो यहां पे हमारे पास 6 थ्योरीज थी टोटल और हर थ्योरी का एक अपना पर्सपेक्टिव था। जैसे सबसे पहली थ्योरी थी क्यूटीएम, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो दी थी आयरिंग फिशर ने, जहां पे उन्होंने बताया था कि डिमांड फॉर मनी होती है फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, और इक्वेशन दी थी पीटी इज इक्वल टू एमवी, बाद में एक्सटेंड करता पीटी इज इक्वल टू एमवी प्लस एम डैश वी डैश। सेकेंड आया था कैम्ब्रिज अप्रोच, नियो क्लासिकल या कैश बैलेंस अप्रोच जैसे बोलते थे। ये भाई साहब यहां पे बोलते हैं कि डिमांड फॉर मनी होती है दो पर्पस के लिए विच इज ट्रांजैक्शन प्लस प्रिकॉशन, ट्रांजैक्शन प्लस, और इन्होंने अपनी इक्वेशन दे दी एमडी इज इक्वल टू के टाइम्स पी वाई, जहां पे वाई था रियल इनकम, पी था करंट प्राइस और पी वाई था नॉमिनल इनकम, एंड के था कैश बैलेंस जो आपको मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद हम गए थे द केंजियन थ्योरी विच इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, जहां पे भाई साहब ने बताया कि डिमांड फॉर मनी तीन पर्पस के लिए होती है, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन एंड स्पेकुलेटिव। मतलब बताया कि फ्यूचर में बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए आपको पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। अब यहां पे जो तीन अप्रोच है टीडीएम, पीडीएम, एसडीएम, तीनों के तीनों इनकम इलास्टिक थे, वो भी डायरेक्टली। इनकम बढ़ेगा तो ये बढ़ते थे, इनकम कम होगा ये कम। लेकिन जो टीडीएम पीडीएम थे वो थे इंटरेस्ट इन इलास्टिक, पैरेलल टू वाई एक्सिस बनता था कर्व। और जो एसडीएम था वो था इंटरेस्ट इलास्टिक नेगेटिवली, मतलब अगर बॉन्ड्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो आप अपने पास स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम रखोगे क्योंकि आप बॉन्ड्स खरीद लोगे, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इसके बाद तीन अप्रोच मैंने और पढ़ाए थे विच इज इन्वेंट्री अप्रोच, बेमोल मॉडल। उसके बाद मैंने पढ़ाया था टॉबिन का अप्रोच, बिहेवियर टुवर्ड रिस्क। याद है तीन टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, रिस्क लवर, प्लंजर, रिस्क अवर्टर्स। और थर्ड था फ्रेडमैन का रीस्टेटमेंट ऑफ क्यूटीएम। चार डिटरमिनेंट्स बताए थे, चैप्टर हमारा फिनिश हो। अब लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करा था विच इज कॉल्ड मनी सप्लाई। क्या बोलते बेटा? अब इसको जल्दी एक बार बढ़िया तरीके से रिवाइज करते हैं। अवनीश भाई आप मेरे साथ रहना, रिवाइज करना, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया था मनी सप्लाई इज व्हाट, टोटल स्टॉक ऑफ मनी, टोटल स्टॉक ऑफ हेल्ड बाय दी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ। दूसरी बात मैंने बताई थी मनी सप्लाई जा, लेकिन चेंज इन मनी सप्लाई जा। तीसरी बात, जब भी हम मनी सप्लाई कंप्यूट करेंगे तो हमें लेना टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय दी पब्लिक, सिर्फ पब्लिक के पैसे को लेना है और किसी का पैसा। और लास्ट बेटा मनी सप्लाई जो है वो इकोनॉमी में कम होती है देन दी एक्चुअली मनी जो एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट ज्यादा करती है बट मनी सप्लाई कम होती है, राइट। ये वाली बात मैंने बताई। उसके बाद मैंने पब्लिक की डेफिनेशन में बताया था कि पब्लिक क्या नहीं होता, गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम पब्लिक नहीं है, उसके अलावा सब कुछ पब्लिक है। उसके बाद मैंने बताया था मनी सप्लाई के दो सोर्सेज होते हैं, एक सेंट्रल बैंक, एक सेंट्रल बैंक जो है वो तो डायरेक्टली फिजिकल मनी इशू करता है, जैसे हाई पावर्ड मनी, फिएट मनी, लीगल टेंडर मनी, करेंसी, जो भी आप बोलो वो सब कहते हैं। और बैंक जो इशू करता है कमर्शियल बैंक, वो जो होता है क्रेडिट मनी, लोन मनी या मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। इसके बाद मैंने आपको बताया था मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स, पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने बताया था सीए वाले के मॉड्यूल में न्यूमेरिकल भी है, प्लीज ट्राई कर लेना। आई होप आपने शायद कर लियो, नहीं करे तो आज प्लीज कर लेना, 5 न्यूमेरिकल है। अब मैंने बताया कि मनी सप्लाई को कंप्यूट करने के 4 तरीके हैं, M1, M2, M3 एंड M4। 4 डिटरमिनेंट थे, चारों ही मनी सप्लाई है, बट ओ माय गॉड बदमाश प्रीत भाई बहुत दिनों बाद आए आप, इंजरी हो गई थी। बैठो भाई बैठो, बैठो भाई, ऑनलाइन तो ले रहा था ना तू क्लास। अच्छा, M1, M2, M3, M4 4 डिटरमिनेंट थे बेटा। मैंने आपको बताया था चारों ही मनी सप्लाई, बस डिफरेंस किसका है, लिक्विडिटी का। डिफरेंस किसका है, M1 जो है वो सबसे ज्यादा लिक्विड होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे हम M4 तक जाते हैं वो बन जाता है लीस्ट लिक्विड। अब मैं कंपोनेंट की बात करता हूं। सबसे पहले M1 के लिए 3 चीजें चाहिए थी। पहला करेंसी विद पब्लिक, जिसमें नोट्स, कॉइन सब कुछ आएंगे पब्लिक के। दूसरा नेट डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, ये वो डिमांड डिपॉजिट है जो इन कैश होते हैं ऑन डिमांड, ऑन। और ये ग्रॉस वाले थे, ये नेट वाले, नेट वाले। अगर ग्रॉस दिए तो क्या माइनस करना है, इंटर बैंक डिपॉजिट माइनस करते हैं। अगर ग्रॉस दिए तो क्या माइनस करते हैं, फिर ऐड करना है अदर डिपॉजिट ऑफ द आरबीआई, M1 निकल गया।
M1 से M2 निकलेगा कैसे? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। M1 से M3 निकलेगा कैसे? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। FDRD आता है ना इसमें। और M3 से ही हमारा M4 निकलता है, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NSC। ठीक है, ये सारी बातें हमने बेटा कर ली है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास में मेरा मनी सप्लाई टॉपिक मैं फिनिश करा दूंगा और अगली क्लास हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा विच इज मॉनेटरी पॉलिसी। सीए वालों का तो चैप्टर खत्म, वो अगले चैप्टर पे जाएंगे विच इज नेशनल इनकम, और सीएमए वाले जो है अलग हो जाएंगे, क्योंकि फिर हमें करना है अपना लास्ट स्पॉट विच इज कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक करके एक और एक्स्ट्रा यूनिट आपके सिलेबस में। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? सीएमए में 4 चैप्टर थे ना। चलो अब आज मनी सप्लाई, अभी आज मनी सप्लाई कर रहे भाई, आज ये खत्म होगा मनी सप्लाई। हेडिंग डालेंगे बेटा, आज का सबसे पहला टॉपिक, टॉपिक का नाम है बेटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मतलब मनी सप्लाई को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं? डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग, अफेक्टिंग व्हाट? अफेक्टिंग मनी सप्लाई। अब आपको ऑलरेडी पता है मनी सप्लाई जो है उसको कंट्रोल करने वाले 2 सोर्सेस तो मैंने आपको बता रखे हैं, कौन कौन? सेंट्रल और कमर्शियल बैंक। तो ये दोनों तो अपने आप एक डिटर्मिनेंट है भाई। आरबीआई जब चाहे मनी सप्लाई को बढ़ा घटा सकता है, और सेम कमर्शियल बैंक भी मनी सप्लाई को बढ़ा घटा सकते हैं। आरबीआई कौन सी वाली मनी से बढ़ा घटा सकता है? हाई पावर्ड मनी, फिजिकल मनी, फिएट मनी, जो भी बोलो। और कमर्शियल बैंक कौन सी मनी से? क्रेडिट मनी से। एक और पार्टी है बेटा जो मनी सप्लाई को डिसाइड करती है, वो है पब्लिक। कौन है? अब आप कहोगे सर पब्लिक कैसे करती है? ध्यान रखना, देखो आरबीआई तो पैसा छाप रहा है फिजिकली, तो वो तो सबसे बड़ा फैक्टर है जो मनी सप्लाई को इफेक्ट करता है। अगर वो पैसा ज्यादा छापेगा तो मनी सप्लाई क्या होगी? ज्यादा। वो पैसा कम छापेगा तो मनी सप्लाई क्या होगी? तो पहला तो आरबीआई तो है ही है। सेकंड है कमर्शियल बैंक। अगर कमर्शियल बैंक लोन ज्यादा रोटेट करेगा, डिपॉजिट आया लोन दिया, डिपॉजिट आया लोन दिया, डिपॉजिट आया लोन दिया, ज्यादा लोन देगा तो क्रेडिट मनी सप्लाई क्या होगी? ज्यादा। कम लोन देगा तो क्रेडिट मनी सप्लाई कम होगी। मतलब ये दोनों तो डिटरमिनेंट है। इसके अलावा नंदिनी थर्ड डिटरमिनेंट पब्लिक है बेटा। पब्लिक कैसे करती है आप समझो ध्यान से। नंदिनी अगर आपके पास 100 रुपए की इनकम आई, बहुत ध्यान सुनना, मान लीजिए ये नंदिनी है, आपको कुछ भी नोट नहीं करना बेटा। मान लीजिए नंदिनी जी है और नंदिनी जी के पास एक इनकम आती है ऑफ 100 रुपीज। अब नंदिनी पब्लिक है राइट। अब नंदिनी जी आप एक बात बताओ, इनकम के कितने काम होते हैं? आप इनकम से क्या करते हो? आपने बचपन में पढ़ा होगा बेटा एडीएस में, 2 काम होते हैं। एक होता है मेजर इनकम के 2 काम है, इसके अलावा थर्ड कोई हो तो बता देना। एक होता है कंजम्पशन, एक होता है कंजम्पशन, और एक होता है सेविंग। आपने बचपन में y इज इक्वल टू सी प्लस एस पढ़ा होगा आपने। इनकम के मेजॉरिटी में नंदिनी 2 काम है, या तो आप कंज्यूम करोगे, अब किसी भी चीज में कंज्यूम करो, या फिर आप सेव करोगे। अब एक बात बताओ, अगर नंदिनी बेटा कंजम्पशन बहुत ज्यादा करती है तो आगे इसका मतलब है कि ये सेविंग्स क्या करेगी? कम करेगी। सेविंग कम करने का मतलब है ये बैंक में पैसा डिपॉजिट क्या करेगी? कम। ये पैसा रखती नहीं है भाई, ये तो सब उड़ा देती है। बेटा अगर बैंक में डिपॉजिट कम होगा तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट मनी ज्यादा क्रिएट कर पाएगा या कम? कम क्रिएट कर पाएगा। भाई लोन कैसे देगा? आपके डिपॉजिट में से तो लोन देता है ना। तो अगर आपकी कंट्री की पब्लिक सेविंग अप्रोच पर है, सेविंग करिए ज्यादा, तो बैंक के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, तो बैंक लोन्स में क्रेडिट मनी जनरेट करेगा ज्यादा, मनी सप्लाई ज्यादा होगी। अगर आपकी पब्लिक सेविंग कम कर रही है, जैसे अभी नंदिनी कर रही है, कंज्यूम ज्यादा कर रही है, सेव कम कर रही है, तो इन दिस केस कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कम आएंगे, तो बेटा वो क्रेडिट मनी भी क्या क्रिएट कर पाएगा, और एज अ रिजल्ट मनी सप्लाई क्या होगी? तो क्या मैं बोलूं पब्लिक का बिहेवियर भी मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है? तो टेक्निकली अगर आपको बोले ना कि मनी सप्लाई के कितने डिटरमिनेंट है, तो मनी सप्लाई के कितने डिटरमिनेंट है? 3। कितने डिटरमिनेंट है? सबसे प्राइमरी डिटरमिनेंट सेंट्रल बैंक जो सीधा करेंसी छाप रहा है। सेकंड डिटरमिनेंट कौन सा है? कमर्शियल बैंक जो कौन सी मनी छापता है? क्रेडिट मनी। और तीसरा कौन है? पब्लिक जो सेविंग और कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस करके मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती है। अगर मैं सेविंग ज्यादा कर रहा हूं
तो मैं बैंक में ज्यादा पैसे रखूंगा, बैंक आगे क्रेडिट मनी ज्यादा क्रिएट कर पाएगा। अवनीश क्या ये बात समझ आ रही है? और बेटा जो पहले 3 डिटरमिनेंट हो गए, अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कंबाइंड अप्रोच, क्योंकि एक इकोनॉमी में सिर्फ कमर्शियल बैंक है, सिर्फ सेंट्रल बैंक है, सिर्फ पब्लिक है, ये तीनों होते हैं, तीनों होते हैं। तो हम जो अप्रोच पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में वो कंबाइंड है, मतलब तीनों को बेसिस रखते हुए पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो, तो अब हम डिटरमिनेंट्स को लिखना चालू करते हैं। आप फटाफट से मेरे साथ साथ लिखना, हमने बातें समझ ली है, 3 डिटरमिनेंट है और हमें कौन सा अप्रोच पढ़ना है, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, पब्लिक, या फिर कंबाइंड अप्रोच। कंबाइंड अप्रोच, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में तीनों है, तो जब हमारी मनी सप्लाई निकलती है तो वो तीनों के पर्सपेक्टिव से निकलती है। चलिए, डिटरमिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, नंबर 1 लिखना बेटा। सबसे पहला होता है सेंट्रल बैंक बिहेवियर। अभी मैं पहले बता रहा हूं, ये आपको ढंग से समझ नहीं आएगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, अगला टॉपिक जब मैं जाऊंगा तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा ढंग से। बस मुझे 1 घंटे का टाइम दो, क्योंकि ना स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा। जब मैं आपको पूरी क्लास खत्म कर दूंगा तब आपको समझ आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली बोल क्या रहा हूं। सेंट्रल बैंक बिहेवियर, सबसे पहला डिटरमिनेंट है सेंट्रल बैंक का बिहेवियर। अब इसमें लिख लेना बेटा, छोटा सा एकदम, एज पर दिस अप्रोच, कॉमा, money supply is determined, money supply is determined exogenously by the RBI। एक्सोजीनियसली, प्लीज इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, एमसीक्यू में आएगा कि कौन सा फैक्टर मनी सप्लाई को एक्सोजीनियसली इफेक्ट करता है। बेटा एक्सोजीनियसली का मतलब है आउटसाइड। सेंट्रल बैंक मार्केट के अंदर नहीं घुसता, वो बस बाहर से ही मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, पैसा ज्यादा छाप के या पैसा कम छाप के। एक्सोजीनियसली गेम में एंटर नहीं होता, बाहर से ही करता है। तो आरबीआई जो है वो एक्सोजीनियसली इफेक्ट करता है। सेकंड आता है पब्लिक बिहेवियर। सेकंड है बेटा पब्लिक बिहेवियर। अब इसमें लिखो, मनी सप्लाई इज डिटरमाइंड एंडोजीनियसली बाय चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज which affects people desire to held currency relative to deposit। तो दो टर्म याद रखना बेटा, सेंट्रल बैंक भी मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन कैसे? एक्सोजीनियसली, मार्केट से बाहर रह के, वो बस बाहर से पैसा ज्यादा है कम छापेगा। पब्लिक कैसे इन्फ्लुएंस करती है? एंडोजीनियसली, मतलब गेम के अंदर रह के, इनसाइड द मार्केट। जितना वो सेव करेगा उतना ज्यादा बढ़िया मनी सप्लाई ज्यादा क्रिएट होगी, जितना पब्लिक सेव कम करेगी उतना बेकार है, क्रेडिट मनी कम क्रिएट होगा। अब वैसे तो कमर्शियल बैंक भी है, लेकिन आपकी बुक में ना इन्होंने सीधा कंबाइंड बिहेवियर दे दिया है, तो मैं जो बुक में है उतना ही बनवाऊंगा। वैसे मैंने बता दिया थर्ड कमर्शियल बैंक है, लेकिन आपकी बुक में सीधा बोल दिया क्या है, कंबाइंड बिहेवियर होता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में जो है हमें जो पढ़ना है वो यही वाला बिहेवियर है, कंबाइंड बिहेवियर। इसमें लिखना, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी is determined by the joint behavior of the central bank
कॉमा कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक। मनी सप्लाई डिटरमाइन होता है जॉइंट बिहेवियर से, और तीन पार्टी बेटा मैंने आपको बता दी है कौन कौन सी है, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और पब्लिक, और यही हमें पढ़ना है। और इसी कंबाइंड बिहेवियर को पता है क्या बोलते हैं आपकी बुक में, इसे बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर अप्रोच। क्या बोलते हैं बेटा, मनी मल्टीप्लायर अप्रोच। अब ये मनी मल्टीप्लायर क्या है, यही आपका आज का टॉपिक है। अब मनी मल्टीप्लायर क्या है, यही आपका आज का टॉपिक है। पहले बताइए यहां तक क्लियर है? मैं फिर से बता रहा हूं अवनीश भाई, स्टेप बाय स्टेप चलना है। अभी मनी मल्टीप्लायर जब तक ढंग से खत्म नहीं हुआ तब तक आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, तो बस पेशेंस के साथ आराम से सुनना, जितना बता रहा हूं उतना समझना। नंदिनी थोड़ा थोड़ा समझ आया बेटा? हाँ, अभी अगला टॉपिक आएगा तब क्लियरिटी आपको मिलेगी, पर आई होप यहां तक क्लियर है आपको। यहां तक कोई डाउट? पक्की बात, एक बार रिपीट करें। मनी सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स पे गए अपन। मनी सप्लाई को डिटरमाइन करने वाले कितने फैक्टर्स हैं? तीन। सबसे पहला सेंट्रल बैंक, दूसरा और तीसरा कमर्शियल बैंक। राइट। सेंट्रल बैंक कैसे करता है? एक्सोजीनियसली, मतलब आउटसाइड से ही मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है। पब्लिक कैसे करती है? एंडोजीनियसली। और कमर्शियल बैंक भी कैसे करता है? एंडोजीनियसली। क्लियर? बट हमें जो अप्रोच पढ़नी, दैट इज व्हाट, कंबाइंड अप्रोच। मतलब अब मैं मनी सप्लाई कैसे निकलता है वो बताऊंगा, और कौन से अप्रोच से बताऊंगा? कंबाइंड से, मनी मल्टीप्लायर अप्रोच से, जिसमें सेंट्रल बैंक, पब्लिक और कमर्शियल बैंक तीनों का रोल होगा अपना अपना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट आइए, हेडिंग डालो मनी मल्टीप्लायर। नंदिनी बेटा धीरे धीरे करके समझ आएगा, टेंशन मत लेना। नेक्स्ट हेडिंग डालो मनी मल्टीप्लायर। अब इतना मनी मल्टीप्लायर अप्रोच हो गया है, तो अब देखते हैं मनी मल्टीप्लायर होता क्या है। मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, हेडिंग डालो मनी मल्टीप्लायर। अब बेटा ध्यान से ना समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा। मैं बात कर रहा हूं मनी मल्टीप्लायर की। मनी मल्टीप्लायर, अब सुनना। मान लीजिए आरबीआई ने इशू करा है 100 रुपीज, तो ये तो आरबीआई ने डायरेक्टली इशू कर दिया 100 रुपए। लेकिन क्या 100 रुपए इशू करने का मतलब यह है कि मनी सप्लाई 100 का ही क्रिएट होगा? नहीं। अब क्या होगा देखो, इस 100 रुपए में से मैं आपको वैसे बैक एंड में बता रहा हूं क्या होगा। ये जो 100 रुपए मार्केट में आया, इसमें से कुछ पैसा आरबीआई दे देगा कमर्शियल बैंक्स को, और कुछ पैसा आरबीआई किसको दे देगा? पब्लिक को। राइट। अब पब्लिक भी कुछ पैसा सेविंग की फॉर्म में कहां दे देगी? कमर्शियल बैंक पे। और कुछ पैसा पब्लिक क्या कर देगी? कंज्यूम कर देगी। अब बेटा जो कमर्शियल बैंक पे पैसा आया है, एक तो सेंट्रल से और एक पब्लिक से, वो इस पैसे को आगे क्या देगा? लोन में देगा। फिर वो आगे से क्या होगा? क्रेडिट क्रिएशन करते करते वो पैसा 100 से बढ़कर कुछ सर्टेन लेवल पे हो जाएगा, है ना? बैंक लोन देगा, लोन वापस से रोटेट होगा, क्रेडिट क्रिएशन होगा। अब देखो पता है क्या होता है, जब आरबीआई 100 रुपए इशू करता है ना, तो नन्नी 100 रुपए डालने से इकोनॉमी में बेटा 100 रुपए की मनी सप्लाई क्रिएट नहीं होती। ये याद रखना, जब भी आरबीआई 100 रुपए की मनी डालेगा तो उससे ना कुछ नंबर ऑफ टाइम्स क्रिएट होगी मनी। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे एग्जांपल में मान लेता हूं कि इससे जो मनी सप्लाई हुई है, वो मनी सप्लाई हुई है 300 रुपीज। कितना हुआ है? मतलब आरबीआई ने कितना इशू करा, और वो एक्चुअली इकोनॉमी में कितना बन गया, क्योंकि कमर्शियल बैंक और पब्लिक और सबने बिहेवियर अपना दिखाया। यानी कि मैं बोलूं कि ये पैसा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, एंड दिस 3 टाइम्स इज कॉल्ड व्हाट? मनी मल्टीप्लायर। अब आप कहोगे सर ये 3 टाइम्स निकला कैसे? बेटा वही कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा अभी, लेकिन पॉइंट इतना सा है, कंक्लूजन समझना नंदनी। जब आरबीआई पैसा इकोनॉमी में डालेगा 100 रुपए, तो उससे 100 रुपए का मनी सप्लाई क्रिएट नहीं होगा। मनी सप्लाई क्रिएट होगा कितने का? 300 का, 400 का, 500 का, एंड दैट नंबर ऑफ टाइम्स इज व्हाट?
मनी मल्टीप्लायर। अब ये कैसे निकलेगा इसको हमें देखना है, ठीक है। चलो तो मैं पहले थोड़ा सा इसको लिख देता हूं, जब तक मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं समझाता तब तक आपको क्लियर नहीं होगा, आई रिपीट। तो टेंशन ना लीजिएगा, चिल रहो थोड़ा सा। आ जाओ, मनी मल्टीप्लायर हेडिंग डालो और लिखेंगे मेरे साथ। सेंट्रल बैंक इंट्रोड्यूस 100 रुपीज इन द इकोनॉमी। वो एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। मनी सर्कुलेट मल्टीपल टाइम्स। बेटा हमारे केस में कितना टाइम्स? 3 टाइम्स हुआ था। अभी वो 3 कैसा आया देखेंगे। मनी सर्कुलेट मल्टीपल टाइम्स, और इसके पीछे कौन था? मेजरली इसके पीछे पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक था। कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक ये सर्कुलेट करते हैं मनी को 3 टाइम्स, एंड इट क्रिएट्स टोटल मनी सप्लाई ऑफ ₹300। तो सेंट्रल बैंक ने डाला 100 रुपए, मनी मल्टीप्लाई कितना हुआ? 3 टाइम्स, और मनी सप्लाई कितना क्रिएट हो गया? 300 रुपीज। बहुत बढ़िया। अब प्रीत क्वेश्चन ये है कि सर ये 3 टाइम्स आता कैसे है, कैसे पता लगेगा कितना क्रेडिट मल्टीप्लायर है, मनी मल्टीप्लायर है? तो बेटा आप इसी में, इसी के नीचे लिखना, इसी के नीचे लिखना, मनी मल्टीप्लायर के नीचे मनी मल्टीप्लायर अप्रोच अगर किसी का पेज भर चुका है आधे से ज्यादा तो फ्रेश पेज पे लिखना है वाला, क्योंकि ये चार्ट बनेगा थोड़ा सा। अगर आधा है या आधे से ज्यादा है बैलेंस तो आप उसी पे आ जाओ, वरना फ्रेश निकाल लेना। मनी मल्टीप्लायर अप्रोच कंसिडर 3 factors as determinants of मनी सप्लाई। बेटा याद है ना, जो मनी मल्टीप्लायर है उसके 3 डिटर्मिनेंट कौन कौन है कंबाइंड अप्रोच में? कौन कौन थे? कमर्शियल बैंक, आरबीआई और पब्लिक। वेरी गुड। तो कह रहे मनी मल्टीप्लायर अप्रोच जो है 3 डिटर्मिनेंट को कंसीडर करता है। अब वो 3 फैक्टर्स कौन से हैं? तो बेटा इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो जरा, और वो 3 फैक्टर लिख मत लेना, अभी नाम अब बदलेंगे थोड़े से। वो 3 फैक्टर्स कौन से हैं? 1 2 3। सबसे पहला लिखो पॉइंट नंबर 1, वो है स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी। और करके इसे लिख लेना बेटा, करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक। पहला डिटर्मिनेंट है स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी। अब एक एक करके स्टडी करेंगे, प्लीज भाई टेंशन ना लेना, ठीक है। पहला है स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, जो करेंसी इशू करता है कौन? तो पहला डिटर्मिनेंट सेंट्रल बैंक है। सेकंड डिटर्मिनेंट कौन होता है बेटा? कमर्शियल बैंक भी होता है एक डिटर्मिनेंट, तो उसके लिए है रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो। ये बेटा आरडीआर बोलते थे शॉर्ट फॉर्म में, रिजर्व टू डिपॉजिट। क्या होता है? टेंशन ना लो, छोड़ो, 1 मिनट बस आराम से लिखो। ये कमर्शियल बैंक हैंडल करता है। सेंट्रल बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, और लास्ट कौन बच गया? पब्लिक। पब्लिक में आप लिखना थर्ड डिटर्मिनेंट होता है मनी मल्टीप्लायर का, दैट इज करेंसी टू डिपॉजिट रेशो, जिसे शॉर्ट फॉर्म में अपन सीडीआर बोलते हैं। तो मनी मल्टीप्लायर के 3 डिटर्मिनेंट हैं जिससे मनी सप्लाई क्रिएट होती है। पहला हाई पावर्ड मनी, जो आरबीआई कंट्रोल करता है। सेकंड
रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो विच इज कंट्रोल्ड बाय कमर्शियल बैंक, और तीसरा करेंसी टू डिपॉजिट रेशो विच इज कंट्रोल्ड बाय पब्लिक। और ये तीनों मिलकर मनी मल्टीप्लायर डिसाइड करते हैं। अभी कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है। ये समझाते ही तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा बस। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे एक बारी मीटिंग को रिजॉइन करो बेटा सेम लिंक से, फिर मैं इनको समझाना चालू कर रहा हूं एक एक करके। यार हर्षित भाई वो फैन ऑन करोगे प्लीज आप, थैंक यू। अब ध्यान से सुनना भाई, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बेटा। मैंने आपको बताया कि मनी मल्टीप्लायर को डिसाइड करने वाले तीन फैक्टर है। कितने फैक्टर है? तीन। और वही मनी मल्टीप्लायर को फ्लक्चुएट करेंगे। मनी मल्टीप्लायर फ्लक्चुएट हुआ तो कौन फ्लक्चुएट होगा? क्योंकि आप देख रहे हो यहां पे मैंने जब बताया था तो मैंने बताया था कि मनी सप्लाई 300 क्रिएट हुए। क्यों? क्योंकि मनी मल्टीप्लायर 3 टाइम्स है। अगर मनी मल्टीप्लायर 4 टाइम्स होता तो मनी सप्लाई कितनी होती? 400। तो टेक्निकली आप ये समझो कि अब जो मैं आपको तीन फैक्टर पढ़ाने वाला हूं, ये तीन फैक्टर इंफ्लुएंस करते हैं मनी मल्टीप्लायर को, और मनी मल्टीप्लायर इंफ्लुएंस करता है किसको? मनी सप्लाई को। अब कौन से वो तीन फैक्टर है, साथ साथ नोट करना, जब रुकने बोलूं तब रुक जाना। नंदिनी जी पहला पॉइंट है स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी या फिर करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक। अब बेटा सीधी सी बात समझो नंदिनी, बेटा अगर आरबीआई करेंसी इशू ज्यादा करेगा तो मनी सप्लाई क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर आरबीआई करेंसी इशू कम करेगा तो मनी सप्लाई क्या होगी? तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि आरबीआई स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी जो है वो मनी सप्लाई को डायरेक्टली इंफ्लुएंस करता है? कैसे इंफ्लुएंस करता है? ज्यादा पैसे छापेगा तो मनी सप्लाई ज्यादा होगी, मनी मल्टीप्लायर भी ज्यादा होगा। कम पैसे छापेगा तो मनी सप्लाई कम, मनी मल्टीप्लायर भी। तो लिखेंगे बेटा यहां पे टोटल सप्लाई ऑफ मनी will vary directly with the supply of high powered money. हाई पावर्ड मनी बेटा कैसे इंफ्लुएंस हो रहा है? डायरेक्टली। ये पहला डिटरमिनेंट खत्म, सिंपल, कुछ भी नहीं है। हाई पावर्ड मनी ज्यादा तो मनी सप्लाई ज्यादा, हाई पावर्ड मनी कम तो मनी सप्लाई कम, सिंपल। अब ये सेकेंड पॉइंट पाना बेटा। सेकेंड पॉइंट बात करता है आरडीआर विच इज रिजर्व टू डिपॉजिट। अब ध्यान से नंदिनी आपको समझना पड़ेगा बहुत फोकस से, ठीक है। पहली बात तो याद रखना बेटा, रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो पहले ब्रैकेट में लिख लो, कंट्रोल्ड बाय कमर्शियल बैंक, कंट्रोल्ड बाय कमर्शियल बैंक। अब जैसा इसका नाम है वो इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है? आरडीआर का फॉर्मूला होता है रिजर्व डिवाइडेड बाय डिपॉजिट। नाम ही क्या बेटा, रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो। तो रिजर्व अपॉन में डिपॉजिट, और क्योंकि परसेंटेज में निकालोगे तो क्या करेंगे? इनटू 100 कर देंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो। नेक्स्ट पॉइंट अभी समझाऊंगा ये क्या होता है, टेंशन मत लेना, पहले लिखो रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो रिप्रेजेंट्स the behavior of commercial bank
द बिहेवियर ऑफ कमर्शियल बैंक्स कॉमा इन डिटरमाइनिंग मनी सप्लाई थ्रू credit creation. Reserve to deposit ratio represent the behavior of commercial bank in determining money supply through credit creation. ओके सर, और लास्ट पॉइंट लिख लो बेटा, अभी समझाऊंगा ये. रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो हैज इनवर्स रिलेशनशिप, अंडरलाइन कर लेना बेटा प्लीज, इनवर्स रिलेशनशिप विद मनी सप्लाई. ओके नंदिनी, हाई पावर्ड मनी का कैसा रिलेशन था? डायरेक्ट पॉजिटिव. अवनीश, आरडीआर का रिलेशन कैसा है मनी सप्लाई के साथ? इनडायरेक्ट यानी इनवर्स. अब आराम से पेन रख दो और आपको सिर्फ मेरी बात सुननी है बेटा, और कुछ भी नहीं. पहले बताओ आरडीआर कंट्रोल कौन करता है? सरांश भाई, आरडीआर वो कंट्रोल्ड बाय कमर्शियल बैंक. अब सुनो इधर, ये नोट आपको बाद में लिखना है बट अभी नहीं लिखना बेटा. मान लीजिए कमर्शियल बैंक है एचडीएफसी बैंक. एचडीएफसी बैंक के पास टोटल डिपॉजिट आता है, लेट्स अज्यूम 100 रुपए. नंदी, इसके पास टोटल डिपॉजिट कितना आया? मतलब मान लो एक कस्टमर आया, उसने 100 रुपए इस पे डिपॉजिट रखवा दिया. अब हर एक कमर्शियल बैंक बेटा डिपॉजिट के सिर्फ 2 काम करता है. नंदी आप ध्यान से सुनना बेटा, हर एक कमर्शियल बैंक डिपॉजिट के कितने काम करता है? यही काम होते हैं. सबसे प्राइमरी काम आपको इस पैसे पे से लोन देना है बेटा, क्योंकि इस डिपॉजिट पे आपको कस्टमर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना. तो इंटरेस्ट आप अपनी जेब से दोगे, वो आपको लोन देना है, लोन से इंटरेस्ट आएगा, फिर उसका इंटरेस्ट आप आगे दोगे. और सारा तो नंदनी लोन दे नहीं सकते, क्योंकि बैंक को कुछ पार्ट रिजर्व भी तो रखना पड़ेगा. मान लो जिसने डिपॉजिट रखवाया है वो आके अपना पैसे में से 10% विड्रॉ मांग रहा है कि मुझे 10 रुपए चाहिए, तो आपको देने के लिए पैसा रखना पड़ेगा ना. तो बेटा कुछ पैसा आप लोन में देते हो और कुछ पैसा आप रखते हो इन दी फॉर्म ऑफ रिजर्व. ध्यान से सुनना नंदनी, क्लियर हो जाएगा बेटा आपका सब. ठीक है नंदनी. अब मान के चलते हैं लोन का अमाउंट है 80% और रिजर्व का अमाउंट है 20%. सर ये डिसाइड कैसे होता है? बेटा ये ना बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स को बैंक डिसाइड करता है लेने से पहले. मतलब वो देखता है कि ऑन एन एवरेज पिछले 10 सालों में हमारा कितना विड्रॉल हुआ है. वो एक स्टैटिस्टिक्स लगाता है कि एवरेज नंबर निकालता है, और वो देखता है यार हर कस्टमर ना ऑन एन एवरेज एक साल में अपने डिपॉजिट का 30% 40% निकालता है, तो उसे एटलीस्ट 40% रिजर्व रखना पड़ेगा. तो ये डिसाइड ऐसे होता है. अब ध्यान से सुनना नंदनी, देखो जो पैसा आपने लोन में दे दिया, ये तो आपने क्या दे दिया? लोन दे दिया. कितने रुपए का? 80 रुपए का लोन दे दिया. और ये पैसा आपने रिजर्व रखा है कितना रुपए? 20 रुपए. ये रिजर्व है बेटा. अब इस रिजर्व को कई नामों से जाना जाता है. जैसे इस रिजर्व को आप रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो बोल सकते हो. ठीक है, आरआरआर. इसे आप लीगल रिजर्व रेशो भी बोल सकते हो, जिसे आप एलआरआर बोलते हो, है ना. आरआरआर बोल लो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, लीगल रिजर्व रेशो. ठीक है. और इसी 20% को आपकी बुक में बोला है रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो. बेटा कुछ कंफ्यूजन मत लेना, तीनों सेम है. नंदनी, आरडीआर का मतलब क्या होता है? आरडीआर का मतलब होता है टोटल डिपॉजिट में से बैंक कितना पैसा इन दी फॉर्म ऑफ रिजर्व रखता है. जैसे इसका फॉर्मूला देखो, अब हमारे केस में आपने रिजर्व कितना रखा है? 20 रुपीज का रिजर्व रखा था. प्री डिपॉजिट कितना आया था? 100 रुपए का इंटू 100. तो बेटा रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो कितना आया? 20%. यानी बैंक 20% रिजर्व रखता है, बाकी रेस्ट 80% क्या देता है? अवनीश कोई दिक्कत बेटा? अब आप कहोगे सर ये मनी सप्लाई को कैसे इंफ्लुएंस करता है? अब देखो बेटा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना. नंदनी, इस रिजर्व में बेटा 2 टाइप के रिजर्व आते हैं. इस एलआरआर, आरआरआर या आरडीआर जो भी आप बोलो, इसमें 2 टाइप के रिजर्व आते हैं, आपको पता है. एक आता है कैश रिजर्व रेशो, पढ़ा है आपने बचपन में. एक आता है कैश रिजर्व रेशो,
जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CRR, और एक आता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसे नंदनी हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SLR। नंदनी बेटा कंफ्यूज मत होना, एक बार रिपीट कर रहा हूं। टोटल डिपॉजिट जो होता है उसके दो काम, कितने काम, क्या क्या, एक तो पहला डिपॉजिट और एक तो क्या, रिजर्व, सॉरी एक तो लोन और एक तो रिजर्व जो आप रखते हो, जितना हमारे केस में 20%, इसे ही आप रिक्वायर्ड रिजर्व बोलते हो, इसे ही आप लीगल रिजर्व बोलते हो, और इसे ही आप रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो बोलते हो। अब इस रिजर्व टू डिपॉजिट में दो टाइप के रिजर्व आते हैं, एक आता है CRR और एक आता है, ठीक है। CRR होता है वो पैसा जो कमर्शियल बैंक, ध्यान से सुनना नंदनी, जो कमर्शियल बैंक रखवाता है सेंट्रल बैंक के पास। किसके पास रखवाता है? ये एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट होता है जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को देता है एज अ प्रोटेक्शन मनी। प्रोटेक्शन मनी समझते हो ना, हफ्ता, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई फ्यूचर में तो हेल्प कौन करेगा? सेंट्रल बैंक हेल्प करेगा। तो वो हेल्प के लिए वो पहले कुछ रिजर्व रखवाता है, दैट इज कॉल्ड CRR। ठीक है, मान लो CRR है 10%, मान के चल रहा हूं मैं। SLR होता है वो पैसा जो कमर्शियल बैंक इटसेल्फ रखता है। बेटा किसके पास रखता है? मतलब अपने खुद के पास। रेंट पे करना है, सैलरी पे करना है, कोई कस्टमर अपना विड्रॉल मांगने आ गया तो उसे एक अमाउंट रखना पड़ेगा, तो ये SLR है। और मान लो ये भी है 10%, तभी याद है 10 + 10 कितना बन गया? 20। पहले बताओ पूरी कहानी समझ आई? अब सारांश बहुत ध्यान से समझिए, अब मैं मेन लॉजिक पे जा रहा हूं। देख, अगर ये रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो मैंने इंक्रीज कर दिया 20% से कितना? 30%, तो टेक्निकली आपकी लेंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज फ्रॉम 80 टू, नहीं सुनना, अगर रिजर्व बढ़ा रहे हो तो लेंडिंग कैपेसिटी क्या हो रही है? कम। बेटा लेंडिंग कैपेसिटी कम हो रही है तो कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट मनी क्रिएट करता है लोन दे दे के, वो भी क्या कर पाएगा? कम। पहले वो 80 का लोन दे रहा था, अब 70 का दे पाएगा। और क्रेडिट मनी कम होगी तो मनी सप्लाई भी क्या होगा? अब देखो यहां पे मैंने रिजर्व को बढ़ाया और मनी सप्लाई क्या हो गया? कैसा रिलेशन है? इनवर्स। तो यही तो मैंने यहां पे लिखवाया है। अब एक बार रीड कर रहा हूं, देखो। RDR कंट्रोल्ड बाय, फॉर्मूला है रिजर्व अपॉन में डिपॉजिट इनटू, रिजर्व में कौन से रिजर्व है? CRR प्लस SLR, इसमें मिला के क्या बोलते हैं? LRR या फिर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, जो भी आप बोलो। RDR रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ कमर्शियल बैंक, क्योंकि ये कंट्रोल कौन कर रहा है? कमर्शियल बैंक, इन डिटरमाइनिंग मनी सप्लाई थ्रू क्रेडिट क्रिएशन। रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद मनी सप्लाई। बेटा ये इनवर्स रिलेशनशिप कैसे आया मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से नीचे लिखवा रहा हूं। अब आप इसके नीचे लिख लेना, अगर रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो ज्यादा है, अवनीश मतलब बैंक डिपॉजिट में से रिजर्व क्या रख रहा है? ज्यादा रख रहा है, तो बेटा वो, इसका मतलब है वो रिजर्व ज्यादा रख रहा है। रिजर्व ज्यादा रख रहा है तो वो लेंडिंग क्या कर पाएगा? आगे कम कर पाएगा। लेंडिंग कम होगी तो क्रेडिट मनी क्या होगा? क्रेडिट मनी, और जिसकी वजह से मनी सप्लाई भी क्या होगी? कम होगी। नंदिनी जी समझ आया? लेकिन अगर आप ऑन दी अदर हैंड रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो कम रख रहे हो, मतलब टेक्निकली आप रिजर्व कम रख रहे हो। रिजर्व कम रखने का मतलब है कि आप लेंडिंग ज्यादा दे पाओगे, जिससे कमर्शियल बैंक क्रेडिट मनी क्या क्रिएट कर पाएगा? बेटा ज्यादा, एंड हेंस मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो आप देख रहे हो इनवर्स रिलेशनशिप। RDR बढ़ रहा है, मनी सप्लाई कम हो रही है। RDR कम हो रहा है, मनी सप्लाई बढ़ रही है। बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे मैंने आपको अपने दो फैक्टर्स बता दिए मनी मल्टीप्लायर को या मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने वाले। पहला पॉइंट था हाई पावर्ड मनी, सेंट्रल बैंक करता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। दूसरा पॉइंट था रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो। रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो कमर्शियल बैंक करता है और रिलेशन कैसा होता है बेटा? नेगेटिव। अब लास्ट पे आ जाओ बेटा, करेंसी टू डिपॉजिट रेशो, जल्दी लिखना, ये भी एकदम इजी पीजी है। करेंसी टू डिपॉजिट रेशो मतलब क्या? पहले ब्रैकेट में लिख लो, ये फैक्टर कंट्रोल्ड बाय, कौन करता है कंट्रोल? पब्लिक, कंट्रोल्ड बाय दी पब्लिक। फॉर्मूला एकदम सिंपल है भाई, फॉर्मूला एकदम सिंपल है।
सीडीआर का फॉर्मूला होता है, जैसा नाम है, करेंसी टू डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। अब सुनो, पॉइंट नंबर 2 सॉरी, CDR represents the behavior of general public in determining मनी सप्लाई। जनरल पब्लिक का बिहेवियर इन डिटरमाइनिंग मनी सप्लाई। और लास्ट पॉइंट लिख लो बेटा, CDR हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद द मनी सप्लाई। अंडरलाइन कर लेना, इनवर्स, यहां पर भी इनवर्स है, यहां पर भी इनवर्स रिलेशनशिप है बेटा। CDR हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद द मनी सप्लाई। ठीक है भाई। अब 1 मिनट ये भी सुन लो फटाफट, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए। पेन रखो, ध्यान से सुनो 1 मिनट। अब देखो बेटा, नाम ही बता रहा है, नाम है करेंसी टू डिपॉजिट रेशो। अब करेंसी टू डिपॉजिट रेशो पता है क्या बोलता है? ये बोलता है कि आप कितना पैसा होल्ड करते हो करेंसी में और कितना पैसा रखते हो बैंक में, क्या, डिपॉजिट। मतलब आपके पास जो पैसा है ना, उसमें से आप कितना करेंसी रखते हो और कितना बैंक में डिपॉजिट। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं करेंसी होल्ड करता हूं ज्यादा, तो यानी कि मैं बैंक में डिपॉजिट क्या रखूंगा, कम। बैंक में डिपॉजिट कम रखूंगा तो क्रेडिट मनी क्या होगी, कम क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि लोन्स कम दे पाएगा वो। और क्रेडिट मनी कम होगी तो मनी सप्लाई, देखो करेंसी ज्यादा होल्ड करी तो मनी सप्लाई, एंड वाइस वर्सा। अगर मैं करेंसी कम होल्ड कर रहा हूं तो मैं डिपॉजिट ज्यादा रखूंगा, डिपॉजिट ज्यादा मतलब क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी ज्यादा मतलब मनी सप्लाई। दैट्स व्हाई देयर इज नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप। आई होप बेटा तीनों डिटर्मिनेंट्स आपको क्लियर है, किसी में कोई डाउट? 100% पक्की बात। चलिए, अगर आपने ये तीनों नोट कर लिए है अच्छे से ऐसे ही चार्ट में, तो आप ये दोनों नोट बना दो। दिस इज योर नोट नंबर 1। ये आपका नोट नंबर 1 है बेटा, इसे बना दीजिए पहले फटाफट से। ये बनाने के बाद दिस इज योर नोट नंबर 2, उसके बाद मैं नोट नंबर 3 लिखवाऊंगा। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताइए। पीछे अवनीश, भव्य भाई, भव्य, तुषार, भव्य, तुषार तेरा दोस्त है, ठीक है। और इधर सरांश, नंदिनी जी, समझ आया आपको? ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा जल्दी से यार चैट पे बताओ सारे बच्चे। अनन्या, अनन्या, अंकित, चंदन, दक्ष, गौरी, हिमांशी, कृष, मयंक, निखिल, प्रियांशु, सुप्रिया, यश। बेटा क्या इसमें कोई डाउट? क्लियर है सर, क्लियर है, यस सर, ठीक है, क्लियर है सर, यस। दक्ष, यश बेटा समझ आया पक्का? चलो भाई नोट लिखो फटाफट। ठीक है, नोट नंबर 2 पे आ जाओ। करेंसी टू डिपॉजिट का मतलब क्या है कि कितना आप करेंसी होल्ड करते हो। ज्यादा होल्ड करोगे तो डिपॉजिट कम रख पाओगे, मनी कम, मनी सप्लाई कम होगा, एंड वाइस वर्सा। तो आप समझ गए, मनी मल्टीप्लायर को डिटरमाइन करने वाले कितने चीजें हैं? 3। एक आपका हाई पावर्ड मनी, दूसरा आपका आरडीआर, और तीसरा आपका सीडीआर। ये 3 है जो मनी मल्टीप्लायर को डिटरमाइन करते हैं।
जिसकी वजह से मनी सप्लाई डिटरमाइन होता है। हाँ जी, हाँ एक और चीज बची नोट, फिर मैं फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, फिर एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, चैप्टर खत्म, मनी सप्लाई। यहां तक डन हो गया भाई? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? वेरी गुड। अब आप एक काम करिएगा, इसके नीचे नोट दीजिएगा। नोट कुछ नहीं है, एनालिसिस है पूरा। नोट में एनालिसिस दीजिएगा बेटा। नंबर 1 लिखो, सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी। ये पहला डिटरमिनेंट था। कौन अब इन्फ्लुएंस करता है इसे? सेंट्रल बैंक। और इसका मनी सप्लाई के साथ रिलेशन कैसा था? लिख लो, पॉजिटिव रिलेशनशिप विद मनी सप्लाई, पॉजिटिव रिलेशन विद मनी सप्लाई। सेकंड डिटरमिनेंट क्या था बेटा? रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो, रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो विच इज आरडीआर। कौन कंट्रोल करता है इसे? कमर्शियल बैंक। वेरी गुड, ये कंट्रोल करता है कमर्शियल बैंक। और इसका मनी सप्लाई के साथ कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। इसको भी छोड़ ही दो क्योंकि थर्ड वाले का भी नेगेटिव है ना। थर्ड लिखना, सीडीआर विच इज करेंसी टू डिपॉजिट रेशो, करेंसी टू डिपॉजिट रेशो विच इज सीडीआर। ये कंट्रोल करते हैं भाई साहब हमारा जनरल पब्लिक। और एक और चीज बता दो, चलो एक और पॉइंट लिख लो क्योंकि ये भी आएगा, तो लिख ही लो अभी। लास्ट एक और होता है एक्सेस रिजर्व रेशो, ERR। एक और पॉइंट है बेटा जो इन्फ्लुएंस करता है एक्सेस रिजर्व रेशो। अब 4 हो गए, लेकिन टेंशन मत लेना, ये भी कंट्रोल होता है कमर्शियल बैंक के द्वारा। ERR भी कौन कंट्रोल करता है? अब आपको कि सर ये होता क्या है? बेटा कुछ नहीं होता, देखो इधर आओ, ये वाला नोट याद है तुम्हें? ये वाला नोट समझ आया था? अभी बताओ, यहां पे आरडीआर कितना है? आरडीआर 20%। आरडीआर होता है टोटल डिपॉजिट में से आपको कितना रिजर्व रखना है। ये अमाउंट, मिनिमम अमाउंट कौन बताता है? आरबीआई बताता है। मैंने बोला मिनिमम अमाउंट आरबीआई बताता है अवनीश, मिनिमम। अब देख, आरबीआई ने बोला तुझे 20% आरडीआर रखना है। अब तेरे अपने बैंक ने बोला यार, आरबीआई ने बोला कि आरडीआर रखना है 20%, ये मिनिमम लिमिट है। लेकिन आप क्या करोगे? आप एक्चुअल में आरडीआर सेट कर दोगे अपना, लेट्स से 22% पे। ये एक्चुअल है बेटा। इसका जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है? दिस इज योर ईआरआर, एक्सेस रिजर्व। अब देखो दिमाग लगाना, एक्सेस रिजर्व अगर आप ज्यादा रखोगे तो लोन क्या दे पाओगे? कम दे पाओगे। मनी सप्लाई क्या होगी? एक्सेस रिजर्व कम रखोगे तो लोन क्या दे पाओगे? रिलेशन कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो यहां पे ना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तभी मैंने तीनों को छुड़वा दिया था, क्योंकि इन तीनों का ही क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन विद मनी सप्लाई। आई होप बेटा ये वाली चीज समझ आ गई। इससे ज्यादा मनी सप्लाई में और कोई डिटरमिनेंट नहीं होता। ठीक है, तो टोटल मिला के 4 डिटरमिनेंट आ गए, और लोग तो 3 ही है, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, और तीसरा कौन है? पब्लिक। सेंट्रल बैंक हाई पावर्ड मनी को कंट्रोल करता है पॉजिटिवली, कमर्शियल बैंक आरडीआर और ईआरआर को कंट्रोल करता है नेगेटिवली, और पब्लिक सीडीआर को कंट्रोल करती है नेगेटिवली। कोई दिक्कत? सर चलो सर, सारी बातचीत हो गई है सर, तो अब सर ये बता दो कि मनी मल्टीप्लायर निकलता कैसे है। सारे टूल हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे कि मनी मल्टीप्लायर निकलता कैसे है। अब ध्यान से सुनना बेटा, मनी मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल आएगा पक्का। हेडिंग डालो, जल्दी से हेडिंग डालना, कंप्यूटेशन ऑफ मनी सप्लाई, कंप्यूटेशन ऑफ मनी सप्लाई। बेटा क्या आपको मेरा एग्जांपल याद है? आरबीआई ने कितने रुपए की करेंसी छापी थी? 100। मल्टीप्लायर मैंने कितना इमेजिन करा था?
3 टाइम्स, तो उससे मनी सप्लाई कितना क्रिएट होता? 300। याद है ना इक्वेशन क्या थी? 100 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स, तो मनी सप्लाई कितना हुआ? 300 रुपीज। अब इसका मतलब आपकी जो फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला सुन लो ध्यान से, फॉर्मूला होता है टोटल मनी सप्लाई कितना क्रिएट होगी, वो होता है मनी मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई में मॉनेटरी बेस। आराम आराम से सुनो, ध्यान ध्यान से, ठीक है? आई रिपीट, मनी सप्लाई खुशी कितना होगा? मनी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस। अब देखो, मनी सप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, मनी मल्टीप्लायर होता है स्मॉल एम, और मॉनेटरी बेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम बी से। ओके सर, आपके दिमाग में डाउट आया मॉनेटरी बेस क्या है? बेटा मॉनेटरी बेस कुछ भी नहीं है, मॉनेटरी बेस है सिंपल शब्दों में करेंसी इन सर्कुलेशन। बेटा आरबीआई ने कितना करेंसी सर्कुलेट करा था? 100 करा था ना, तो वो मॉनेटरी बेस बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी बेस। मैंने मॉनेटरी बेस को किससे मल्टीप्लाई करा? मनी मल्टीप्लाई। कितना मनी मल्टीप्लाई आ रहा था? 3 टाइम्स, है ना, तो मनी सप्लाई निकल गया। बट क्वेश्चन ये कि अब सर मनी मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा? बेटा मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिख लो, पेपर में गारंटी क्वेश्चन आएगा, बहुत हाई चांसेस है। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस CDR डिवाइडेड बाय CDR प्लस RDR प्लस ERR। प्लीज याद रखिएगा बेटा, आई रिपीट 1 प्लस CDR, अब आपको पता है CDR क्या होता है? डिवाइडेड बाय CDR प्लस RDR प्लस ERR। ये फॉर्मूला लगा के आपका मनी मल्टीप्लायर सेट हो जाता है। और मनी मल्टीप्लायर को जब आप मॉनेटरी बेस से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मनी सप्लाई कितनी क्रिएट होगी आपका, वो निकल जाएगा। क्या ये वाली बात समझ आ रही है बेटा आपको? अरे क्या ये वाली बात समझ आ रही है आपको? तो मनी सप्लाई कंप्यूट करना समझ आया? एक न्यूमेरिकल दू जो आपके पेपर में आएगा, दू कर लोगे आप? चलो ठीक है, एक काम करो बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग को रिजॉइन कर लो। वैसे तो 10 मिनट में हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, बट स्टिल कोई रिस्क नहीं लेते, कहीं बीच में खत्म हो जाए। आप एक बार मीटिंग को रिजॉइन करो जल्दी से। हाँ, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। बेटा करेंसी इन सर्कुलेशन तो 100 है ना, जो आरबीआई इंजेक्ट कर रहा है, उसके बाद वो पैसा मल्टीप्लाई होगा बाय पब्लिक एंड बाय कमर्शियल बैंक, और लास्ट में वो मनी सप्लाई क्रिएट करके देगा। भाई किसी बच्चे को कोई डाउट तो बताओ यार। देखो चैप्टर ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है भाई, ये चैप्टर में है दम अच्छा, क्वेश्चन बनते हैं इससे प्यारे, तो समझने के लिए ना आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसे। 11th-12th वाला सब्जेक्ट नहीं है ये, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया आपको, ऊपर ऊपर से हो गया खत्म। यहाँ पे है कॉन्सेप्ट अच्छे। चलो अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला याद होगा तो 1 सेकंड में कर दोगे न्यूमेरिकल। क्वेश्चन लिखो बेटा, एग्जाम्पल लिखना। रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो है 20%, करेंसी डिपॉजिट रेशियो है 28%, एक्सिस रिजर्व रेशियो जो है वो है 2%। आपको निकालना है पहला, सॉरी आपको दिया है मनी इन सर्कुलेशन। बेटा मनी इन सर्कुलेशन का मतलब क्या है? मॉनेटरी बेस दे रखा है 35.7 लाख करोड़। पेपर का क्वेश्चन है, पेपर का है शायद स्कैनर का है, पता नहीं। कैलकुलेट स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। स्मॉल एम क्या होता है? पहले मनी मल्टीप्लाई निकालो, फिर मनी मल्टीप्लाई को मॉनेटरी बेस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल जाएगा? मनी सप्लाई। फटाफट करना भाई, फटाफट। ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, नीचे क्वेश्चन है। वो 20% है, 20%। हाँ 0.2, 0.28 और 0.02, कहीं 20 लिख दो सीधा। ठीक है अवनीश?
20% मतलब 20/100 यानी 0.2 होगा वो। चलो फटाफट करो भाई, हो गया खत्म। फिर एक नोट वोट लिखवाने थोड़े से, चैप्टर खत्म फिर हमारा। अगली क्लास में ट्राई करूंगा कि ये चैप्टर की लास्ट क्लास हो। हमारा सीए वालों के लिए क्या बच गया, बस एक मॉनेटरी पॉलिसी बच गया, और सीएमए वालों का तो फिर ये चैप्टर चलता रहेगा, उनका तो लास्ट चैप्टर है। अभी सीएमए वाला कौन कौन बैठा है यहाँ पे? पायल सीएमए वाला। मनी मल्टीप्लायर आ रहा है 2 पॉइंट, गलत गलत गलत। कैलकुलेटर से करा है तुमने? 2 पॉइंट, यार कैलकुलेटर से भी गलत कर रहे हो क्या बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे मनी मल्टीप्लायर निकला किसी का? वन प्लस सी डी आर अपॉन में सी डी आर प्लस आर डी आर प्लस ई आर आर। तो बेटा ये आएगा 1 प्लस 0.2 0.58। नहीं मैम 0.58 नहीं है। अच्छा एक सेकंड में चेक कर लूं बेटा, रुक जाओ। 0.2 प्लस 0.28 प्लस पॉइंट, तो ये आ गया 1.28 और नीचे आएगा 0 पॉइंट, नीचे कितना आ रहा है? 0.5 आ रहा है। अच्छा सॉरी, ठीक है फिर तो 2.56 टाइम्स। बेटा क्या निकाल रहे हो आप लोग? 11.08 क्या मतलब? इसका मतलब जब आपका बैंक आरबीआई 1 रुपया इकोनॉमी में डालता है तो वो मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाता है? 2.56 टाइम्स हो जाता है। अब इकोनॉमी में पैसा एक्चुअली डाला कितना है तो हमें निकालना है मनी सप्लाई। वो होता है मनी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस, यानी 2.56 35.7 कितना? 91.39 लाख करोड़। बस क्लियर है भाई? कोई दिक्कत किसी में? एकदम सिंपल है, फॉर्मूला याद करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, ध्यान से देख लेना बेटा। आ जाओ भाई, ये फॉर्मूला लिख लिया ना, ये फॉर्मूला लिख लिया था ना, एक न्यूमेरिकल करा दिया। नीचे नोट लिख लो फटाफट। नोट लिखो जल्दी से। नंबर 1, द लोअर द रेशोज, कौन से रेशोज? सीडीआर एंड आरडीआर की बात कर रहा है, ईआरआर की बात कर रहा है वैसे, कॉमा लोअर द रेशोज हायर द मनी मल्टीप्लायर एंड हेंस हायर द मनी सप्लाई। क्या आप इस बात पे अग्री कर रहे हो बेटा? इनवर्स रिलेशन है ना, जितना रिजर्व के रेशोज कम होंगे मनी मल्टीप्लायर और मनी सप्लाई उतने ज्यादा होंगे। नोट नंबर 2, द हायर द रेशोज कॉमा लोअर द मनी मल्टीप्लायर एंड हेंस लोअर द मनी सप्लाई। और नोट नंबर 3 बेटा याद करो, मनी सप्लाई का फॉर्मूला क्या था? मनी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस। तो खुशी क्या मैं बोल सकता हूं कि मनी मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला बन जाएगा मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मॉनेटरी बेस। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? जो भी पूरी मनी सप्लाई हो रही है, मान लो 300 रुपए जनरेट हुए, 100 रुपए सर्कुलेट करे थे, तो कितना टाइम मल्टीप्लायर आया? 3 टाइम्स। खत्म। कोई दिक्कत? पक्की बात? सर क्या चैप्टर खत्म? एक नोट और बचा है लास्ट, पक्का। लास्ट में ना
एक डिफरेंस डाल लो नोट करके, एक नोट बनाओ अलग से और एक डिफरेंस डाल लो, क्योंकि बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। और स्पेशली सीएमए वाले से इंपॉर्टेंट कर लेना, स्पेशली सीएमए वाले, सीएमए वालों पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं दोनों के लिए बोल रहा हूं, लेकिन सीएमए वालों के तो पेपर में क्वेश्चन भी आया इससे, क्योंकि सीएमए वालों को ना जनरली मनी मल्टीप्लायर नहीं आता, उन्हें ये आता है। सर पढ़ाया क्यों? बेटा बुक में है ना, तो पढ़ आ तो सकता ही है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसके आते हैं। नोट डालना नीचे, एक और लास्ट नोट है ये बेटा, मनी मल्टीप्लायर सीएमए वाले वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, वर्सेस क्रेडिट मल्टीप्लायर। आपने ट्वेल्थ में, पता है ट्वेल्थ में बच्चे को हम पढ़ाते कि मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर सेम होता है, लेकिन क्योंकि अब आप बड़े बच्चे बन गए हो, तो अब यहां पे आपको डिफरेंस बता रहा हूं बेटा, मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर का। पहली बात, मनी मल्टीप्लायर ये दिखाता है कि कितने टाइम्स मनी सप्लाई क्रिएट होगी, मनी सप्लाई। लेकिन क्रेडिट मल्टीप्लायर ये दिखाता है कितने टाइम्स क्रेडिट मनी क्रिएट होगी। क्रेडिट मनी कौन सी होती है? जो कमर्शियल बैंक करता है, जो मतलब ये जो टूल है ना मनी मल्टीप्लायर, इसमें सारे आते हैं, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, पब्लिक, सबका इंफ्लुएंस आता है, और टोटल मनी चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो क्रेडिट हो, सब मिला के बताता है। लेकिन क्रेडिट मल्टीप्लायर एक ऐसा टूल है जो बताता है कि सिर्फ कमर्शियल बैंक ने कितने डिपॉजिट से कितना पैसा बनाया। क्या ये बात समझ आ रही है? तो ये डिटरमाइन करता है सिर्फ कौन सी मनी को? क्रेडिट मनी को। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी पता है, क्या फॉर्मूला था? 1 प्लस सीडीआर डिवाइडेड बाय सीडीआर प्लस आरडीआर प्लस, ये फॉर्मूला था बेटा। अब इसमें तो आपने देखो, इसमें आपने कंसिडर करा क्या? आपने सीडीआर भी कंसिडर करा पब्लिक वाला, आपने आरडीआर भी कंसिडर करा, आपने ईआरआर भी कंसिडर करा। लेकिन क्रेडिट मनी में, क्रेडिट मल्टीप्लायर में फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, 1 अपॉन में एल आर आर, या फिर 1 अपॉन में आर आर आर, या फिर जो भी आप बोलो 1 अपॉन में सी आर आर प्लस, जो भी आपने रिजर्व रखा है बस। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा बेटा, सीएमए वाले, सीएमए वाले सुनना ध्यान से, सीएमए फाउंडेशन वाले ध्यान से सुन लो, पेपर में क्वेश्चन आएगा, बोलेगा क्या? कहेगा एक कमर्शियल बैंक है एचडीएफसी, एक कमर्शियल बैंक है एचडीएफसी, उसके पास इनिशियल डिपॉजिट आया, क्या आया बेटा? ध्यान से क्वेश्चन सुन लेना, गड़बड़ मत करके आना, बहुत मारूंगा। इनिशियल डिपॉजिट आया 100 रुपए का, कितने रुपए का? ये भाई साहब सीआरआर मेंटेन करते हैं 5% एंड एसएलआर मेंटेन करते हैं 5%। अब वो बोलता है कि बताओ, दो चीजें पूछ सकता है, वो बोलेगा कैलकुलेट करो। अब बच्चा ना कंफ्यूजन देखो क्या करता है, दो ऑप्शन दे रहा हूं, पहले कैलकुलेट करना है टोटल क्रेडिट क्रिएट, टोटल क्रेडिट, या बोले टोटल मनी क्रिएट, जो भी बोले, या फिर बोलेगा आप निकालो सेकेंडरी डिपॉजिट। क्या निकालो बेटा? दोनों क्वेश्चन में ना फर्क है, दिमाग चलाना ध्यान से। अब देखो, पहले तो क्या टोटल क्रेडिट क्रिएट निकालना आपको आता है? ये तो भाई सीधी बात बता रहा हूं, ये तो सीधा क्वेश्चन किसका है? मनी मल्टीप्लायर का तो है नहीं, किसका है? क्रेडिट मल्टीप्लायर का है। तो पहले तो आप निकालोगे क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है, सीधा फॉर्मूला बताया था मैंने क्या, 1 अपॉन में आर आर आर, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, 1 अपॉन में रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, विच इज 1 अपॉन में 10% लिख दो सीधा, 0 यानी कि कितना? मतलब बैंक में अगर आप 1 रुपया डाल रहे हो तो बैंक उसकी क्रेडिट मनी कितना बना रहा है? 10 टाइम्स। यानी कि ऑप्शन ए, अगर आप बोल रहे टोटल क्रेडिट क्रिएट, तो बेटा टोटल क्रेडिट, टोटल क्रेडिट क्रिएट का फॉर्मूला क्या होगा? जो भी आपने इनिशियल डिपॉजिट डाला उसे मल्टीप्लाई कर दो किससे? क्रेडिट मल्टीप्लायर से।
ये मैं क्रेडिट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन बता रहा हूं। मनी का तो याद है ना, मॉनेटरी बेस इनटू मनी मल्टीप्लायर। कितने रुपए डाले थे? क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना है? यानी कि 1 रुपये 100 रुपए से कितना होगा? 1000 रुपए। अगर आपको बोला टोटल क्रेडिट कितना है तो आप क्या बोलोगे? 1000। अगर आपसे सीएमए वाले ध्यान से सुन लेना, अगर आपसे बोल रहा है सेकेंडरी डिपॉजिट बताओ, क्या बताओ बेटा? सेकेंडरी डिपॉजिट होता है जितना भी क्रिएट हुआ है उसमें से इनिशियल हटा दो। इनिशियल कितना डाला था, यानी सेकेंडरी कितना क्रिएट हुआ? 900। तो यहां पे बी ऑप्शन अगर आपको बोले सेकेंडरी डिपॉजिट निकालो, तो बेटा याद रखना सेकेंडरी डिपॉजिट होता है टोटल क्रेडिट क्रिएट, इसमें से माइनस कर दो क्या? इनिशियल डिपॉजिट। तो 1000 का क्रेडिट क्रिएट हुआ था, माइनस कर देंगे क्या? तो सेकेंडरी डिपॉजिट कितना आ गया? 900। यह आप याद रखना। वैसे तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीएमए में ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बारी। आई रिपीट, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीएमए में क्वेश्चन आया हुआ है। सीएमए जनरली ये क्यों नहीं आता? क्योंकि सीएमए ये आता है, ये आता है आपकी में मनी मल्टीप्लायर ज्यादा आता है। सीएमए में मनी मल्टीप्लायर आज तक पूछा नहीं है, वो ज्यादातर क्रेडिट मल्टीप्लायर ही पूछता है। पर दोनों में डिफरेंस समझ आ गया ना? मनी मल्टीप्लायर टोटल मनी की बात करता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर क्रेडिट मनी की बात करता है। उसका फॉर्मूला ये रहा, उसका फॉर्मूला ये रहा। लीजिए आप क्वेश्चन ले लीजिए। इसी के साथ मनी सप्लाई होता है खत्म। अब हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जहां पे हमारा चैप्टर सीए वालों का तो खत्म हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। बेटा ये चैप्टर बहुत अच्छा है, प्लीज साथ के साथ रिवाइज करो। ये वो बिजनेस साइकिल या ये वो मार्केट नहीं की थ्योरी नहीं है कि आपने एक बार मैंने पढ़ा दी, आपने एक बार लर्न कर लिया और आपको आ जाएगी। ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। बट अच्छी बात आपकी पता क्या है? अच्छी बात यह कि अभी तक जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं वो किसी भी इन चैप्टर्स को टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर रहा। सीए वालों को बता रहा हूं, सीएमए में तो बहुत ही सीधा आएगा क्वेश्चन, बहुत ही सीधा। सीए वालों में अच्छी बात है कि वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर रहा। अगर मैं पेपर बनाना चाहूं इस चैप्टर में से तो मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन डाल सकता हूं जो बच्चे को घुमा दे, लेकिन वो अभी तक ऐसा नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास। सीए वालों की तो शायद लास्ट क्लास ही होगी, लास्ट चैप्टर की। बाकी सीएमए वालों को तो अभी चैप्टर बचा है थोड़ा सा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।